हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों डीसी जनरेटर का अपना टॉपिक चल रहा था क्या, क्वेश्चन पेपर का। 100 क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं चैनल के माध्यम से। आपको लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। शिक्षा नगरी के ऊपर यूट्यूब चैनल शिक्षा नगरी के ऊपर आपको उसका पेपर का लिंक मिलेगा और सॉल्यूशन का जो अपना चैनल है उस पर मिल रहा है। तो शिक्षा नगरी के ऊपर आपको पेपर सॉल्यूशन का लिंक दिया गया है। मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको शिक्षा नगरी का एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर 250 क्वेश्चन का पेपर जो सॉल्यूशन किया जाता है वो 250 क्वेश्चन के पेपर आप वहां से ले सकते हो और पेपर आप 250 क्वेश्चन एक साथ हल कर सकते हो और उसका जो सॉल्यूशन है वो हम करवा रहे हैं धीरे धीरे। तो शिक्षा नगरी चैनल के ऊपर आपका पेपर डाल दिया गया है 250 क्वेश्चन, 250 प्लस क्वेश्चन है, 275 के समथिंग आपके क्वेश्चन डाले गए हैं और एक ही पेपर है सारा, उसके ऊपर आपका डाला गया है। तो आज करेंगे 100 से आगे 101 से आगे के जो क्वेश्चन है अपने उन सॉल्यूशन की अपने बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर है 101 से आगे अपने बात करेंगे। 100 तक के क्वेश्चन आपको समाधान के साथ बता दिया गया है और आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन संख्या 101। तो सुनना, क्वेश्चन संख्या 101 दिए गया चित्र दर्शाता है। एक चित्र दिया गया है आपको इस हिसाब से, एक आर्मेचर है, एक ब्रश भी है, यहां एक आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट जोड़ा गया है बदलते मान का प्रतिरोध। यहां एक वाइंडिंग की गई है जिसको शंट फील्ड वाइंडिंग बोला जाता है। इस हिसाब से 101 के अंदर आपको दिया गया भाई इस चित्र के बारे में आप बताओ कौन सा है। तो ऑप्शन देखना इसके कि इसमें ऑप्शन देख रखा है शंट फील्ड नियंत्रण विधि है, आर्मेचर नियंत्रण विधि है, एससीआर द्वारा डीसी को गति नियंत्रण विधि है या फील्ड डाइवर्टर विधि है। कौन सी विधि है? क्वेश्चन नंबर 101 में बताया गया है, आपको डायग्राम दिया गया, इस विधि के बारे में पूछा गया है कि इस विधि को कौन सी विधि बोलते हैं। तो देखो इसमें शंट फील्ड नियंत्रण विधि भी नहीं होगी क्योंकि अगर ये शंट फील्ड तो ये वाइंडिंग है, इसके श्रेणी क्रम में अगर ये लगाया जाता तो शंट फील्ड होती, ऐसी वारावार भी नहीं होगी और फील्ड डाइवर्टर विधि भी ये नहीं होनी है। फील्ड को तो कहां करें अपन, तो ये होगी आपकी आर्मेचर नियंत्रण विधि। कौन सी विधि है ये? अगर ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया गया है और तो ये होगी आर्मेचर नियंत्रण विधि। कौन सी? आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका बी। क्वेश्चन संख्या 102, क्वेश्चन संख्या आपका 102 है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूछा गया, सीधा सा एकदम शानदार क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे आपका कार्य करता है? तो फेराडे के नियम के, लेंज के नियम के, बायोस्वेट नियम पे या ओम के नियम पे। तो आप सभी को पता है कि जो डीसी जनरेटर डीसी मोटर है आपके कौन सिद्धांत पे कार्य करती है? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। तो कहाँ है ऑप्शन आपका 102 के अंदर? ऑप्शन हो गया ए। कौन सा? फेराडे का। कौन सा? फेराडे का, ऑप्शन ए। फिर आ जाता है आपका 103, क्वेश्चन संख्या आपका 103। डीसी जनरेटर की रेटिंग ली जाती है। डीसी जनरेटर की जो रेटिंग ली जाती है वो किस में ली जाती है? देखो एचपी के अंदर तो आपकी मोटर, ठीक है, केवीए के अंदर है, केवीए के अंदर ट्रांसफार्मर और आपका अल्टरनेटर 80 अल्टरनेटर, और आपका जो डीसी जनरेटर है इसको किलोवाट में, ठीक है। तो डीसी जनरेटर किस में लिया जाता है? किलोवाट में।
ऑप्शन ए KW। HP में मोटर है, KV में अल्टरनेटर और आपका ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन संख्या है आपका क्या 104। क्वेश्चन संख्या 104 है आपका। इसमें आपको ध्यान से सुनना, डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है। डीसी शंट जनरेटर में आपकी कौन कौन सी वाइंडिंग होती है। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। किस हिसाब से होती है तो ध्यान से देखना, सुनना बात को। ये आपकी एक शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये आपका आर्मेचर है, ये कार्बन बुर्स है। अभी थोड़ी देर पहले तो डायग्राम बना था वो डीसी शंट जनरेटर का ही था। ये A1 सिरा है, ये A2 सिरा है, ये E1 सिरा है, ये E2 सिरा है और ये है शंट फील्ड वाइंडिंग। तो देखो ऑप्शन में दे रखा है क्या 104 के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। कंपाउंड वाइंडिंग होती है, जो दोनों वाइंडिंग होती है। जिस जनरेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, सीरीज व शंट। कौन सा जनरेटर है आपका कंपाउंड जनरेटर। शंट फील्ड वाइंडिंग बिल्कुल है, शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है कंपाउंड जनरेटर के अंदर होती है। तो आपका ऑप्शन तो होगा इसमें सी, ऑप्शन होगा सी। लेकिन एक बार यहां से ध्यान से देखना, सुनना। जैसे शंट फील्ड वाइंडिंग है, इससे दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। तो आर्मेचर के समांतर क्रम में, ठीक है, आर्मेचर के समांतर क्रम में। दूसरा यह पूछा जाता है कि शंट फील्ड वाइंडिंग बनाई जाती है, तो शंट फील्ड जो वाइंडिंग बनाई जाती है पतले तार अधिक टर्न। पतला तार होता है, इसके टर्न्स की संख्या अधिक रखी जाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि शंट फील्ड का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 200 ओम के समथिंग आता है, ठीक है। कौन से क्रम में, आर्मेचर के समांतर क्रम में। पतले तार अधिक टर्न्स की, प्रतिरोध भी इसका उच्च होता है। कौन सी वाइंडिंग का, शंट फील्ड वाइंडिंग का। कौन सा जनरेटर आपका शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग। ऑप्शन आपका सी है, ठीक है भाई। आगे देखना क्वेश्चन संख्या, आगे जो क्वेश्चन संख्या है आपकी 105। आगे क्वेश्चन संख्या 105, इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। देखो इंटरपोल वाइंडिंग कहां की जाती है, आपके आर्मेचर पे की जाती है, ठीक है। एक एक्सटर्नल वाइंडिंग की जाती है कहां, आर्मेचर के ऊपर। किस कारण से की जाती है, आर्मेचर की दिशा बदलने के लिए नहीं, धारा परिवर्तन की दर कम करने के लिए बिल्कुल नहीं की जाती है, नहीं तो आर्मेचर की दिशा बदली जाती है। आर्मेचर की दिशा कब बदलोगे, आप आर्मेचर के अंदर जो सप्लाई दी जाए, क्षेत्र वाइंडिंग जो आप सप्लाई देते हो बाहर से टर्मिनल, तो टर्मिनलों को अगर बदल दोगे तो आपकी आर्मेचर की दिशा भी बदल जाएगी। फिर आगे इसका ऑप्शन है स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए या कम्यूटेटर पे चिंगारियां बढ़ाने के लिए। देखो कम्यूटेटर पे चिंगारियां इंटरपोल से कोई बात नहीं है, इसमें कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि कम्यूटेटर पे जो स्पार्किंग होती है वो बुर्स के कारण होती है, या कोई मिट्टी धूल अगर कम्यूटेटर के सेगमेंट पे आके जम जाती है उस कारण से होती है, या बुर्स के जो कनेक्शन है वो ढीले हो जाए तब होती है, या फिर बुर्स घिस जाए या कम्यूटेटर पे नहीं आए सही तरीके से, प्रॉपर्ली कम्यूटेटर को नहीं छुए, उस समय आपकी चिंगारियां हो सकती है। लेकिन इसका कोई कारण नहीं है इंटरपोल का। तो इसमें ऑप्शन होगा स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन आपका 105 में सी होगा। स्मूथ कम्यूटेशन कैसे, कि ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है एक तो, और एक ये प्रतिघात वोल्टता को भी कम करता है। कौन, इंटरपोल वाइंडिंग है। तो स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, जब स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त कर लेगा तो आर्मेचर रिएक्शन भी आपका समाप्त होगा और एक कम प्रतिघात वोल्टता प्राप्त होगा। आगे है 106, क्वेश्चन संख्या 106। क्वेश्चन संख्या 106, यदि जनरेटर वोल्टता नहीं बना रहा है, अगर जनरेटर आपकी वोल्टेज नहीं बना रहा है तो संभावित कारण हो सकता है।
यदि जनरेटर वोल्टता नहीं बना रहा है तो संभावित कारण हो सकता है। तो देखो ध्यान से सुनना, ऑप्शन कॉइल में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट होना, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका जनरेटर पहली बात तो चलेगा ही नहीं। दूसरा, आर्मेचर की गति धीमी होना। तीसरा है बीच के सेगमेंट में लघु परिपथ होना, अगर बीच में सेगमेंट लघु परिपथ हो जाएगा तो बात एक ही है, आपका जनरेटर शॉर्ट सर्किट हो गया, कनेक्शन नहीं हट गई। इंटरपोल की ध्रुवता गलत होना, अगर इंटरपोल की ध्रुवता गलत हो जाएगी तो आर्मेचर रिएक्शन का मान भी बढ़ेगा, प्रतिघात वोल्टता का मान भी बढ़ेगा। तो इसमें जो सटीक आंसर है वो है आर्मेचर की गति धीमी होना। कौन सा? ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका बी, आर्मेचर की घूर्णन गति कम होना। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका जनरेटर वोल्टा नहीं बना तो संभावित कारण है, किस कारण से कि जब आपका आर्मेचर की घूर्णन गति अगर कम हो जाती है तो आपकी वोल्टेज का मान भी थोड़ा डाउन आ जाता है। तो कह सकते हैं अपने एन समानुपाती वी, अगर जनरेटर के अंदर घूर्णन गति को आप बढ़ा दोगे तो आपकी वोल्टता का मान भी हमेशा बढ़ेगा। डीसी जनरेटर का टॉपिक चल रहा है, टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चल रही है, आज क्लास 2 हो गई है उसकी, तो वहां से इसको देख लेना डीसी जनरेटर को। ऑलरेडी गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसके ऊपर डाला गया है, पूरी चीज डाली हुई है। तो घूर्णन गति किस कारण से होती है ये सारी चीज आपको बताई हुई है। तो आर में अगर आपकी घूर्णन गति कम हो जाएगी तो आपका वोल्टेज का मान भी कम हो जाएगा। अगर घूर्णन गति शून्य होती है यहाँ तो आपका जो वोल्टेज भी वो भी शून्य होता है, ठीक है। तो आर्मेचर की धीमी गति के कारण, कम गति के कारण आपका वोल्टेज बनना असंभव हो जाता है। ऑप्शन बी 106 का। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 में ध्यान से देखना भाई। डीसी जनरेटर में शॉर्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिसमें वाइंडिंग ठंडी होती रहती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, दोबारा सुनना। डीसी जनरेटर में शॉर्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिसमें वाइंडिंग आपकी ठंडी रहती है? कि डीसी जनरेटर है उसकी शॉर्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिसके कारण से आपकी वाइंडिंग ठंडी रहती है? तो ऑप्शन सुनना। बॉल बेरिंग तो आपको शाफ्ट को घुमाने के लिए, घूर्णन गति को सरल करने के लिए, आराम से आपके शाफ्ट घूम जाए, इस कारण से लगाया जाता है। कूलर आप लगाते नहीं हो, लेमिनेट कोर या फैन बेल्ट, तो इसमें ऑप्शन होगा मेरे भाई लेमिनेट कोर, क्योंकि लेमिनेशन जब आप उस कोर पे कर देते हो तो डीसी जनरेटर की शाफ्ट पे ऐसा क्या होता है, तो वाइंडिंग ठंडी हो जाती है। तो सबसे पहले आपकी वाइंडिंग गर्म होती है, वाइंडिंग गर्म होगी तो कोर भी गर्म होगी, वाइंडिंग गर्म होगी, सबसे पहले वाइंडिंग ही तो गर्म होती है, तो वो वाइंडिंग गर्म होने के कारण आपके शाफ्ट पर भी, शाफ्ट को जो शाफ्ट की पत्तियां जो काम में ली जाती है उसके ऊपर आप लेमिनेशन की मात्रा रखते हो, जिसके कारण से आपकी वाइंडिंग ठंडी रहती है, थोड़ा सहायक होती है वो ठंडे रखने में। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी 107 में ऑप्शन सी है, लेमिनेशन करके आप वाइंडिंग को ठंडा कर सकते हो, कूलिंग कर सकते हो। आगे है 108, क्वेश्चन नंबर 108। आर्मेचर कोर में उपयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थ, आर्मेचर कोर में उपयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थों में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? जो आर्मेचर के निर्माण के अंदर जो चुंबकीय पदार्थ लेते हैं अपने, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? ध्यान से सुनना। ऑप्शन: कम पारगम्यता और अधिक हिस्टैरिसीस हानियां, अधिक पारगम्यता अधिक हिस्टैरिसीस हानियां, कम पारगम्यता अधिक कम हिस्टैरिसीस हानियां, अधिक पारगम्यता और कम हिस्टैरिसीस हानियां। तो आपका होगा क्या इसमें? अधिक और कम हिस्टैरिसीस हानियां। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 108 में डी होगा, क्योंकि यहाँ हिस्टैरिसीस हानियां, गुणक जो हिस्टैरिसीस हानि का जो गुणक होता है वो भी आपका कम होता है, इस कारण से अधिक पारगम्यता और आपकी कम हिस्टैरिसीस हानियां होने वाला ऑप्शन आपका डी है, और डी ही आपका 108 में राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला 109, क्वेश्चन नंबर 109। दिष्ट धारा जनरेटर
डिश धारा जनरेटर में उत्पन्न होने वाली 109 में है डिश धारा जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान जानने के लिए निम्न में से क्या मालूम होना आवश्यक है। डिश धारा जनरेटर में उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल ई है आपका विद्युत वाहक बल है। ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चीज मालूम होनी चाहिए, क्या क्या चीज होनी चाहिए। अब देखो इसमें दे रखा फ्लक्स, चालकों की संख्या, गति व समानांतर पाथों की संख्या। ऑप्शन बी में दे रखे हैं फ्लक्स, गति व कुंडल के प्रकार, और ऑप्शन सी में दे रखे हैं फ्लक्स, ध्रुवों की संख्या व चालकों की संख्या, और ऑप्शन डी में दे रखा है फ्लक्स, गति व ध्रुवों की संख्या। इनमें सभी में क्या समांतर पाथों की संख्या घटा दी, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। तो इनमें होना चाहिए क्या, एक तो फ्लक्स होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, आर्मेचर चालकों की संख्या होनी चाहिए, और आपका ये समांतर पाथों की संख्या होनी चाहिए। ये चार चीज आपके पास होनी चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है फ्लक्स, चालकों की संख्या और गति और समांतर पाथों की संख्या, तो इसमें ऑप्शन ए होगा। और देखो इसका सूत्र क्या होता है, फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा ए, 60 गुणा ए का मतलब समानांतर पाथ, पी का मतलब पोलों की संख्या, एन का मतलब गुणन गति, एन जेड का मतलब चालकों की संख्या, और फाई का मतलब फ्लक्स। तो ये ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें फ्लक्स हो, चालकों की संख्या हो, गुणन गति हो, पोलों की संख्या और समांतर पाथों की संख्या हो, वो है आपका ऑप्शन ए। 109 के अंदर ऑप्शन नंबर आपका ए है, सूत्र आपका ये है। तो 109 का इस हिसाब से होगा कि फ्लक्स भी होना चाहिए, आर्मेचर चालकों की संख्या भी होनी चाहिए, और आपके गुणन गति भी होनी चाहिए, पोलों की संख्या भी होनी चाहिए, साथ में आपका समांतर पाथों की संख्या भी होनी चाहिए। अब समांतर पाथों की बात की जाए तो देखो लेप वाइंडिंग है, वाइंडिंग दो प्रकार की जाती है। आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो वेव वाइंडिंग और एक लेप वाइंडिंग। अगर लेप वाइंडिंग होती है तो उसमें समानांतर पाथों की संख्या होती है पोलों की संख्या के बराबर। और अगर आपकी वेव वाइंडिंग है, अगर आपकी वेव वाइंडिंग है तो उसमें समानांतर पाथों की संख्या मेरे साथियों क्या होती है, P बराबर 2। वेव वाइंडिंग में समांतर पाथों की संख्या होती है 2, और लेप वाइंडिंग में समांतर पाथों की होती है पोलों की संख्या के बराबर। ठीक है भाई, यहां तक ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन 110 आपको देखना है, आगे क्वेश्चन संख्या 110 देखना है। क्वेश्चन संख्या 110, एक कथन दिया हुआ है। कथन ए, डीसी मशीन में आंशिक वाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। फिर कारण है, आंशिक पिच वाइंडिंग डीसी मशीनों में स्पार्किंग को कम करता है। बिल्कुल सही बात है। एक डीसी मशीन में आंशिक अतिरिक्त वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है, जिसके कारण से पिच वाइंडिंग के ऊपर जो स्पार्किंग होती है उसको वो कम कर देता है। तो इसमें ऑप्शन ए व बी दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। बी ए की सही व्याख्या कर रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका 110 के अंदर, ए होगा। दूसरा है क्वेश्चन संख्या 111। क्वेश्चन संख्या 111, ध्यान से सुनना भाई। निम्न में से कौन सा डिश धारा जनरेटर बाहर से अप्रभावित होकर टर्मिनल पर स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। 111 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा डिश धारा जनरेटर बाहर से अप्रभावित होकर टर्मिनल पर स्थिर वोल्टता देता है। देखो आपका शंट जनरेटर है, एक तो तल मिश्रित जनरेटर है। तल मिश्रित जनरेटर का मतलब लेवल कंपाउंड जनरेटर, विभेदी मिश्रित जनरेटर है आपका, डिफरेंस कंपाउंड हो गया, और श्रेणी जनरेटर हो गया। देखो सीरीज जनरेटर है वो कभी भी स्थिर वोल्टता आपको नहीं देता। विभेदी प्रकार का जो जनरेटर है यह भी कभी भी नहीं देता। बात करते हैं शंट जनरेटर की, यह स्थिर वाला होता है, लेकिन इसका वोल्टेज पूरा टर्मिनल वोल्टेज पे आपको एकदम स्थिर नहीं बढ़ता, क्योंकि आपका वोल्टेज के ऊपर जो लोड बढ़ेगा तो लोड के साथ में इसका थोड़ा बहुत वोल्टेज में भी
परिवर्तन आ जाता है। तो साथ में जो स्तर वोल्टता वाला जो आपका जो जनरेटर है वो ऑप्शन बी में है, तल मिश्रित जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर। तल मिश्रित जनरेटर का नाम है लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो कौन सा है 111 के अंदर? ऑप्शन बी, स्तर वोल्टता देने वाला आपका एक ही जनरेटर है। कौन सा? हर समय हर जगह आपको स्तर वोल्टता देने वाला है। कौन सा जनरेटर? मिश्रित ये जनरेटर, तल मिश्रित जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन संख्या 112, क्वेश्चन संख्या 112 एक न्यूमेरिकल है। यदि 80 चालक हैं और 8 पोल हो तो पिच पोल पिच क्या होगा? अगर 80 चालक है 8 पोल है तो पोल पिच क्या होगा? पोल पिच ज्ञात करने के लिए 112 में आपको पोल पिच ज्ञात करने के लिए चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या चाहिए। जेड का मतलब है चालकों की संख्या, क्या? चालकों की संख्या। और पी का मतलब पोलों की संख्या, पी का मतलब पोलों की संख्या। तो आपको चालकों की संख्या कितनी दे रखी है? 80। यहां चालकों की संख्या 80 है, पोलों की संख्या आपकी 8 है। तो भाग दो 8 के अंदर, 80 का 8 में भाग दो तो 10 पोल पिच है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी, ऑप्शन डी होगा। सॉल्यूशन आपका इस हिसाब से होगा इसका 110 का, 112 का। क्वेश्चन संख्या 113, क्वेश्चन संख्या 113 है। स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखना ध्यान से। क्वेश्चन संख्या 113, डीसी मशीन में प्रकार व सूची एक अनुप्रयोगों को मिलाना है। एक तरफ तो आपको जनरेटर के प्रकार दे रखे हैं, एक तरफ उनका काम दे रखा है। तो ऐसा आपको मिलान करना है कि कौन सा जनरेटर का कौन सा काम है। तो देखो इसमें पहला जो जनरेटर है ऑप्शन तो होगा इसमें क्या? बी, ऑप्शन तो आपका होगा बी। और सॉल्यूशन की बात की जाए तो देखो श्रेणी जनरेटर है। श्रेणी जनरेटर की बात की जाए तो बूस्टर के रूप में काम में लेते हैं एक सीरीज जनरेटर को। और कई बार डीएमआरसी के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि बूस्टर के रूप में काम लिए जाने वाला जनरेटर कौन सा है? आपका सीरीज जनरेटर। कौन सा जनरेटर है? सीरीज जनरेटर को बूस्टर के रूप में काम में लिया जाता है। संट जनरेटर को कहां काम में लिया जाता है? बैटरी चार्जिंग में कौन से जनरेटर को काम में लिया जाता है? संट जनरेटर को। यह भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर काम में लिया जाता है? संट जनरेटर। फिर आ जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर अति भार के लिए काम में लिया जाता है या दूर के भार के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा जनरेटर है? कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है वो मेरे साथियों हमेशा ध्यान रखना कौन से जनरेटर के द्वारा आपकी वेल्डिंग की जाती है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के द्वारा आपकी वेल्डिंग की जाती है। इस हिसाब से मिलान करते हुए कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। ऑप्शन बी के अंदर इन सारों को मिलाया हुआ है। दोबारा सुनना, सीरीज जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में, शंट जनरेटर का बैटरी चार्जिंग के लिए, कम्यूटेटर जो कंपाउंड जनरेटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है उसके दूर के बाहर के लिए, और डिफेंशियल कंपाउंड जनरेटर है आपका इसका लेते हैं वेल्डिंग के लिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है। सही मिलान इनका ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन संख्या 114। क्वेश्चन संख्या 114, डीसी जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष, डीसी जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष से मिलता है। जब डीसी जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष से मिलता है तो क्या होता है? जब चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष आपका ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष से मिलता है तब क्या होता है उस स्थिति में? देखो उस स्थिति में देखो इस पर जनरेटर पर कोई लोड नहीं होता है। जनरेटर पर पूर्ण लोड पे कार्य कर रहा हो या जनरेटर ज्यादा लोड पर कार्य कर रहा हो या जनरेटर निर्धारित गति पे कार्य कर रहा हो। तो देखो इसमें ऑप्शन होगा कौन सा? ए। ऑप्शन होगा ए। क्या? कि जनरेटर पे कोई लोड नहीं होता है। क्यों? कि आपका जो ज्यामितीय अक्ष है उदासीन स्थिति में ज्यामितीय अक्ष स्थिर
स्थिति होती है। ज्यामिति जो अक्ष है आपका वो उदासीन अक्ष के साथ में स्थिर रहता है, लेकिन जो आपका उदासीन अक्ष है वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपका बदलता रहता है। दोबारा सुनना, जो ज्यामिति अक्ष है वो उदासीन अक्ष के साथ में स्थिर रहता है, लेकिन जो उदासीन अक्ष है वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपका उदासीन अक्ष बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। उस स्थिति में आपके जनरेटर के ऊपर कोई बार नहीं होता है। ऑप्शन संख्या होगी आपकी ए, 114 में ऑप्शन है ए। फिर 115 देखना भाई, जनरेटर में क्वेश्चन संख्या 115, जनरेटर में सामान्य वोल्टता बनना रुक जाता है। जनरेटर में सामान्यतः वोल्टेज बनने से रुक जाता है। कारण है गति सीमित होने पे, आर्मेचर गर्म होने पे, अवरोध प्रतिबंधित होने पे, आयरन की संतृप्ति या सैचुरेशन की स्थिति आने पे। देखो भाई, अगर आपका ऑप्शन गति वाला माना जाए तो देखो गति सीमित कर देने पे वोल्टेज बढ़ना बंद नहीं होता है। गति सीमित वोल्टेज तो बढ़ता रहता है आपका, एकदम से नियत नहीं होता है। गति को आप सीमित एकदम से कर नहीं सकते और एकदम आपका वोल्टेज बढ़ना सीमित होना नहीं है। आर्मेचर गर्म होने से वोल्टेज का आपका बढ़ने में कोई वो नहीं है। आर्मेचर गर्म हो गया तो आपका जो अगर वाइंडिंग वगैरह चल गई तो आपका जनरेटर चलेगा नहीं। अवरोध प्रतिबंध होने पे ये भी नहीं है। जो आयरन की संतृप्ति या सैचुरेशन की स्थिति, देखो एक शब्द सुनना ध्यान से, जो संतृप्ति शब्द है, अगर कोई जनरेटर है आपका, उसकी फील्ड वाइंडिंग आपके जनरेटर पे देखो 2 वाइंडिंग की जाती है। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग हो, एक अगर आपकी एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है और एक आपकी होती है शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। सीरीज जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ जाती है, शंट जनरेटर के अंदर शंट फील्ड वाइंडिंग आती है। अगर कंपाउंड जनरेटर की बात करें तो दोनों आ जाती है। अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग जितना बनाना था फ्लक्स उतना बना लेती है और संतृप्ति की अवस्था में आ जाती है। यहाँ आयरन की संतृप्ति या सैचुरेशन बताई गई है, ये फील्ड की बताई गई है। तो जब आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो एक सैचुरेशन की स्थिति भी आ जाती है, संतृप्ति की स्थिति हो जाती है, स्थिति आ जाती है, उस समय आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में असक्षम हो जाता है। जितना बनना था उतना नियत समय तक चलता रहता है, वो ज्यादा नहीं बना पाता। फिर दाब हो जाती है आपकी फील्ड वाइंडिंग, जितना बनाना था उतनी बना लेती है, संतृप्त हो जाती है, रुक जाती है वो वाइंडिंग। इस कारण से आपका ऑप्शन होगा कौन सा? डी। 115 के अंदर ऑप्शन होगा डी। दोबारा सुना, यह चीज आपको फील्ड वाइंडिंग के बारे में बताया गया। संतृप्ति की अवस्था हमेशा फील्ड वाइंडिंग में होती है। किसमें? फील्ड वाइंडिंग के अंदर। फील्ड वाइंडिंग होती है जो सीरीज वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न्स की, और आपकी शंट वाइंडिंग है वो अधिक पतले तार अधिक टर्न्स की होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपकी फील्ड संतृप्ति की अवस्था में आने पे आपका वोल्टेज बनना भी बंद हो जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 116। क्वेश्चन संख्या 116 है आपका, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ। देखो एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर का एक आर्मेचर है, उसमें प्रेरित ईएमएफ 600 वोल्ट है। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध है आपका आर है 0.1 ओम, और आर्मेचर के अंदर धारा IA, आर्मेचर धारा आपकी है क्या? 200 एम्पियर। तो टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है आपको VT, टर्मिनल वोल्टेज आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए डीसी जनरेटर के E बराबर B प्लस IA इंटू RA। 116 का सॉल्यूशन है V प्लस IA इंटू RA। तो आपको देखो 200 600 दे रखा है, बराबर वोल्टेज नहीं दिया हुआ, वोल्टेज ज्ञात करना है, प्लस IA आर्मेचर धारा 200 एम्पियर, आर्मेचर प्रतिरोध मेरे साथ ही 0.1 ओम है। अगर यहां से इनको गुणा करोगे 600 बराबर यहां हो गया V प्लस 20 हो गया। एक को यहां से 200 से गुणा करोगे तो 1 पॉइंट लग गया, यहां आपकी 20 एम्पियर ये आ जाती है, यहां 20 आ गया। तो अगर वोल्टेज ज्ञात करना है तो V बराबर, अगर ये 600 उस साइड जाएंगे तो 600 जाएंगे उस साइड तो माइनस में होंगे कि नहीं होंगे? तो माइनस के इसमें जो 600 के अंदर ये जाएंगे उधर, तो 20 माइनस कर दिया जाएगा, तो ये हो गया 580।
580 वोल्ट, 580 वोल्ट होगा। 116 का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका होगा 580, ऑप्शन होगा आपका डी। पूरा सॉल्यूशन ये है, वोल्टेज दिया, ईएमएफ दिया हुआ, आर्मेचर प्रतिरोध है, आर्मेचर धारा भी दी हुई है, लेकिन आपको वोल्टेज पूछा गया है। तो वोल्टेज ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आपका ई बी ज्ञात करने के लिए आपका जो सूत्र है V + IA × RA, लेकिन आपको ईएमएफ दिया हुआ 600 के साथ में ये करोगे, ये सारा करने के बाद में आपका ये आंसर आएंगे। क्वेश्चन संख्या अगला देखना, क्वेश्चन संख्या मेरे साथियों आपका है 117। क्वेश्चन संख्या 117, डीसी जनरेटर में लोड पर क्षेत्र में एयर गैप फ्लक्स वितरण होता है। डीसी जनरेटर में लोड पर क्षेत्र में एयर गैप फ्लक्स वितरण डॉट होता है। साइनोसोडल, त्रिकोणीय या पल्सेटिंग या फ्लैट टेप्ड। तो ऑप्शन होगा आपका 107 के अंदर। देखो साइनोसॉइड भी नहीं होगा, डीसी जनरेटर में त्रिकोणीय भी नहीं होना है और पल्सेटिंग भी आपका नहीं होना है। तो इसमें जो ऑप्शन आता है वो एक लागू होगा, कौन सा आपका 117 के अंदर ऑप्शन होगा डी। ठीक है। डीसी जनरेटर में पोल शू डॉट पोल पर बांधे जाते हैं। आपका क्वेश्चन संख्या 118 के अंदर बताया गया है कि डीसी जनरेटर में पोल शू, डीसी जनरेटर के अंदर पोल शू डॉट पोल पर किस हिसाब से कसे होते हैं। कहने का मतलब ये पूछा गया जो डीसी जनरेटर के अंदर पोल शू है वो आपका किस हिसाब से पोलों के ऊपर कसे जाते हैं। तो ऑप्शन है रिवेट द्वारा, ब्रेजिंग द्वारा, बेल्डिंग द्वारा या काउंटर संक स्क्रू द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पोल शू, देखो एक पोल, ये 3 नंबर पोल है, ये आपके 4 पोलों के एक मोटर है, ये जनरेटर है। अब पोल शू करता क्या है, ये आपके एस पोल हैं, ये मेरे साथियों एन पोल है, और ये आपका एस पोल है, और ये आपका एन पोल है, सॉरी ये एन पोल है। इस हिसाब से 4 पोल है। एक तो आपका जो पोल शू है इसके 3 काम है। एक तो एयर गैप को कम करना, एक ये प्रतिष्ठम को भी कम करता है। किस हिसाब से कि अगर आपका प्रतिष्ठम भी कम होगा, कब होगा, जब एयर गैप को कम करोगे। एयर गैप क्यों कम करते हैं, क्योंकि जो आपका प्रतिष्ठम है वो फ्लक्स बहाव के अंदर, चुंबकीय फ्लक्स के अंदर बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए आपको एयर गैप को कम करते हैं। क्योंकि अधिक फ्लक्स प्राप्त करने के लिए एयर गैप कम चाहिए आपको। और आपको पता है कि वायु जो अंतराल होता है, ध्यान से सुना मेरी बात को, जो वायु अंतराल है, वायु के अंदर, हवा के अंदर, वायु के अंदर जो आपका प्रतिष्ठम चुंबक से अधिक होता है, चुंबक से अधिक होता है। यह ध्यान रखना, अगर अधिक है वो होगा तो अधिक वायु अंतराल होने के होगा तो आपका प्रतिष्ठम का मान भी उधर अधिक होगा। इस कारण से इसका जो बनाया जाता है किसको, पोल शू को। अब सुना आकृति की बात करते हैं। तो देखो पोल शू कुछ इस हिसाब से बनाए जाते हैं, ये इसकी आकृति होती है। अब देखो इन पोलों के बीच में पोल शू इस हिसाब से बनाने से क्या है, इनका एयर गैप थोड़ा कम हो जाएगा। ये थोड़ी जगह कवर हो जाएगी। इस हिसाब से आपके पोल शू है, ये है आपका पोल शू, और ये पीछे वाला भाग है आपका पोल, और ये है पोल शू आगे का। जूते के आकार का होता है, वाइंडिंग को आधार प्रदान करता है, फ्लक्स में बढ़ोतरी करता है पोल शू। दोबारा सुनना, वायु अंतराल को कम करता है, एयर गैप को कम करता है, प्रतिष्ठम को कम करता है, वायु को जो आपके फील्ड वाइंडिंग है उसको आधार प्रदान करता है, और फ्लक्स का समान वितरण करता है, और फ्लक्स के अंदर बढ़ोतरी भी आपका पोल शू करता है। अब इसको कसा किससे जाता है, इसको जो कसा जाता है वो है काउंटर संक स्क्रू। काउंटर संक स्क्रू के माध्यम से इसको कसा जाता है। किसको,
पोल शू को। तो कौन सा है आपका ऑप्शन? तो होगा डी। एक चीज और सुनना, एक बात और सुनना, जो पोल शू है आपका, पोल शू निर्माण में जो पत्तियां काम में ली जाती हैं, पोल शू निर्माण में, ध्यान से देखना, पोल शू निर्माण में ली गई पत्तियों की मोटाई 0.2 से 1 mm, 0.2 से 1 mm आपकी पत्तियां काम में ली जाती है। कौन किसके निर्माण में? पोल शू के निर्माण के अंदर। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 119। क्वेश्चन संख्या 119 की बात की जाए तो देखो, इसमें सेल्फ एक्साइट जनरेटर की तुलना में सेपरेटरी एक्साइट जनरेटर होता है। दोबारा सुना, सेल्फ एक्साइट जनरेटर की तुलना में सेपरेटली एक्साइटर जनरेटर होता है। तो बेहतर वोल्टेज नियंत्रण में माना जाता है, बेहतर वोल्टेज नियंत्रण हेतु माना जाता है, अधिक स्तर वोल्टेज नियंत्रण माना जाता है, या फिर ऑप्शन सी है आपका क्या, लोड धारा में स्वतंत्र उत्तेजना धारा रखता है, या दिए हुए विकल्पों में से सारे विशेषता ये रखता है। क्या है? सेपरेटरी जनरेटर है वो। एक जो क्वेश्चन संख्या कौन सा था आपका? 119। क्वेश्चन संख्या 119 है, सेपरेटरी एक्साइटर जनरेटर की तुलना में, सेल्फ एक्साइटर जनरेटर की तुलना में सेपरेटर एक्साइट जनरेटर होता है। बेहतर वोल्टेज नियंत्रण में बिल्कुल सही बात है। सेल्फ एक्साइट जनरेटर की तुलना में सेपरेटरी एक्साइट जनरेटर का आपका वोल्टेज नियंत्रण, बेहतर वोल्टेज नियंत्रण हेतु माना जाता है और अधिक स्तर भी होता है ये। दूसरा इसका ऑप्शन आ जाता है कौन सा? लोड धारा में स्वतंत्र उत्तेजित धारा रखा जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें देखो तीनों ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये अधिक लोड देता है, स्तर देता है, और बेहतर लोड धारा में स्वतंत्र उत्तेजित ये होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? 119 में डी। फिर क्वेश्चन संख्या 120, क्वेश्चन संख्या आपका 120 है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथों को किसके द्वारा धारा प्रदान की जाती है? देखो इसमें एक चीज पूछी गई है, आपको ध्यान से सुनना। जो डीसी जनरेटर है उसका आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथ को किसके द्वारा धारा प्रदान की जाती है? अब इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा उपकरण है या ऐसा कौन सा साधन है जो आर्मेचर से धारा इकट्ठी करके बाह्य टर्मिनल को आपको देता है या बाहर तक आपको बाह्य परिपथ को देता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कम्यूटेटर काम में लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है डीसी जनरेटर के अंदर? किस लिए लिया जाता है डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर? कम्यूटेटर किस लिए काम में लिया जाता है? एक तो आर्मेचर से धारा इकट्ठी करने के लिए, और एक मेरे साथियों किस लिए? एसी को डीसी में बदलने के लिए। कम्यूटेटर के काम है दो, एक तो आर्मेचर से धारा इकट्ठा करता है और एक क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। तो ऑप्शन होगा कौन सा आपका? ए। देखो स्लिप रिंग नहीं होती है, ठोस कनेक्शन नहीं होते हैं योग के द्वारा, तो आप क्या करोगे? चुंबकीय पथ प्रदान करता है आपकी योग, तो वाइंडिंग को आधार प्रदान करती है और बाहरी परिपथों से, बाहरी आघातों से आपकी बॉडी बचाती है। लेकिन आपको बाह्य परिपथों को थोड़ी धारा, थोड़ी बॉडी देती है, योग नहीं देती है। ठोस कनेक्शन होते हैं उससे थोड़ी मिलता है आपका। स्लिप रिंग से भी आप कहीं काम नहीं है इसमें जनरेटर में। तो इसमें ऑप्शन होगा 120 में ए, कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर करता क्या है? एक तो आर्मेचर से धारा को एकत्रित करना व बाहरी परिपथ को प्रदान। ठीक है,
दूसरा काम क्या है, एसी को डीसी में बदलना। दूसरी बात की जाए बनावट धातु की, कम्यूटेटर कौन सी धातु से बनाया जाता है, कठोर कर्षित तांबा या हार्ड ड्रोन कॉपर, कठोर कर्षित तांबा। अगर आकार की बात की जाए, आकार तो कैसा है, बेलनाकार या वर्ताकार, बेलनाकार या वर्ताकार। अगर इसके सेगमेंट की बात की जाए, सेगमेंट आर्मेचर चालकों के बराबर, आर्मेचर चालकों के बराबर रखे जाते हैं। अगर इसके जो सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट में, कम्यूटेटर के सेगमेंट में जो चीज भरी जाती है, अचालक पदार्थ कौन सा है आपका, बनने वाला कौन सा है, अब्रक या माइका। इतनी चीज आपको कम्यूटेटर के बारे में देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन आ गया लेकिन कोई भी चीज आपको पूछ सकता है, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। कम्यूटेटर का आकार बेलनाकार वर्ताकार होता है, सेगमेंटों कम्यूटेटर के सेगमेंट में भरा जाता है, अब्रक या माइका। कम्यूटेटर के सेगमेंटों की संख्या होती है आर्मेचर चालकों के समान, लेकिन कम्यूटेटर के जो सेगमेंट काटे जाते हैं, आकृति होती है इसकी तिरछी, सेगमेंटों की जो संख्या होती है तिरछी होती है इनकी। फिर बात की जाए आर्मेचर को धारा एकत्रित करने के लिए कम्यूटेटर, और एसी को डीसी में बदलने के लिए जनरेटर में कौन सा है, कम्यूटेटर। ठीक है भाई, और बनाया जाता है किसी हार्ड ड्रोन कॉपर का, किसका, हार्ड ड्रोन कॉपर का, कठोर कर्षित तांबा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं अपने। क्वेश्चन संख्या 121, क्वेश्चन संख्या 121 है, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यतः होता है। रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेरिंग का उपयोग किया जाता है वह है बॉल बेरिंग, बुश बेरिंग, चुंबकीय बेरिंग या नीडल बेरिंग। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, आपके जो डीसी जनरेटर है इसकी जो शाफ्ट होती है इसको सपोर्ट देने के लिए कौन सा बेरिंग काम में लिया जाता है, आपका होता है कौन सा, बॉल बेरिंग। कौन सा, बॉल बेरिंग। ऑप्शन आपका ए है। डीसी जनरेटर की शाफ्ट को सरलता से घुमाने के लिए कौन सा बेरिंग काम में लिया जाता है, बॉल बेरिंग आपका काम में लिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 122, क्वेश्चन संख्या 122 है, निम्न वोल्ट का नियमन निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर में होता है। हाँ, निम्न वोल्ट का नियमन निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर में होता है। निम्नतम वोल्ट का नियमन निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर में होता है, मिश्रित जनरेटर में, शंट जनरेटर में, श्रेणी जनरेटर में, उच्च जनरेटर के अंदर। देखो जो निम्न वोल्ट का नियमन है आपका वो सीरीज जनरेटर के अंदर होगा। कौन से जनरेटर के अंदर है, सीरीज जनरेटर के अंदर है, क्योंकि इस जनरेटर को आप नियत वोल्टेज के लिए, नियत वोल्टेज का मतलब कॉन्स्टेंट वोल्टेज के लिए कहीं भी आप इसको काम में नहीं ले सकते हो। इसलिए नियमन जो वोल्ट है इसका निम्नतम वोल्टेज नियमन आपका श्रेणी प्रकार के जनरेटर में होगा। शंट और कंपाउंड जो जनरेटर है वो धनात्मक में होता है। वोल्टेज नियमन शंट और कंपाउंड का धनात्मक में होता है। और आपका जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है या ओवरलोड कंपाउंड जनरेटर है, इसका ओवरलोड कंपाउंड जनरेटर का आपका होता है ऋणात्मक में, लेकिन नियमन कम होता है। वो कौन सा होता है इसके अंदर, आपका सीरीज जनरेटर होगा ऑप्शन के अंदर।
कौन सा ऑप्शन होगा सी, शंट सीरीज जनरेटर, क्योंकि इस जनरेटर को आप कांस्टेंट लोड के लिए काम में नहीं ले सकते या कांस्टेंट वोल्टेज के लिए काम में नहीं ले सकते हो। क्वेश्चन संख्या 123, क्वेश्चन संख्या 123 के बारे में देखना। इलेक्ट्रिकल मोटरों में कार्बन बुर्श प्रयुक्त होते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटरों के अंदर आपके कार्बन बुर्श किस लिए काम में लिए जाते हैं? क्वेश्चन संख्या 123 का ये है। तो इसके जवाब सुनना, आंसर सुनना इसका। दिक् प्रयोतक में जमे कार्बन को साफ करने के लिए नहीं, दिक् प्रयोतक पे हानियों को कम करने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए भी आता ऑप्शन तो चलता। ये जमे हुए कार्बन बुर्श को साफ करने के लिए काम में नहीं लिया जाता। वहां एक माल से साफ करते हो आप या कपड़े से साफ कर लेते हो। फिर आ जाता है 2 नंबर ऑप्शन है धारा के बहाव को रास्ता प्रदान करना। एक है आर्मेचर वाइंडिंग को अति उष्मन से बचाना या नॉन ऑफ दीज। नहीं है भाई साहब इसमें ये भी ऑप्शन आपका। इसमें ऑप्शन है बी, जो धारा बहाव को रास्ता प्रदान करता है, ये सरल रास्ता प्रदान करता है। कौन सा आपका ऑप्शन होगा? बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। 123 में ऑप्शन बी होगा। देखो बुर्श क्या करता है, कार्बन बुर्श, ये कम्यूटेटर पे लगाया जाता है। कम्यूटेटर पे लगाया जाता है। कितने बुर्श होते हैं? 2। संख्या होती है इनकी 2। दूसरी बात की जाती है, यहां करते क्या है ये? एक तो स्पार्किंग कम करता है। कहां लगाया जाता है? कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर पे स्पार्किंग को कम करना। और दूसरी बात, कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करके बाह्य परिपथ को देना, बाहरी परिपथ को देना। अब कम्यूटेटर इसके कार्बन बुर्श के बारे में आपको यह पूछ ले कि कितनी, जब कार्बन बुर्श को यह पूछा जाए कि कार्बन बुर्श को कब बदला जा सकता है? जब आपका कार्बन बुर्श, जब आपका कार्बन 1/3 भाग घिस जाए तब इसको बदलना चाहिए। और अगर घिसने के बाद में अगर यह आ जाए कि कितना भाग शेष रहने पे, कितना भाग शेष रहने पे इसको बदला जाना चाहिए। तो अगर 1/2/3 भाग शेष बचने पर इसको बदलना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन बुर्श के बारे में ध्यान रखना है। स्पार्किंग को कम करता है, कम्यूटेटर भी स्पार्किंग को कम करता है। और एक चीज और, धारा प्रवाह में, धारा प्रवाह को सरल पथ प्रदान करना या धारा प्रवाह को पथ प्रदान करना, ये इसके कार्य हैं। संख्या 2 होती है, 1/2 भाग घिसने के, 1/3 भाग घिसने पे इसको बदल देना चाहिए, या 1/2/3 भाग अगर शेष रह जाता है तब इसको बदल देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 124 की। क्वेश्चन संख्या 124 की बात कर ली जाती है। उसमें दिया गया कि एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, इसमें पूछा गया है कि जो आप एक्साइटेशन देते हो, उत्तेजना करते हो, उत्तेजित करते हो, एक्साइटर के रूप में जिसको काम में लिया जाता उसके बारे में पूछा गया है। किसको काम में लेते हो? एक्साइटर के रूप में किसको काम में लिया जाता है? 124 के अंदर यही पूछा गया है, एक्साइटर के रूप में किसको काम में लिया जाता है। तो 124 में शंट मोटर को थोड़ी काम में लिया जाता है एक्साइटर के रूप में, सरणि मोटर को काम में नहीं लिया जाता है, शंट जनरेटर को या सीरीज जनरेटर को। देखो, या तो एक्साइटर के रूप में, एक्साइटर के रूप में या तो शंट जनरेटर होता है
या फिर आपका कंपाउंड जनरेटर होता है। कौन सा? वाउंड कंपाउंड जनरेटर। एक तो होगा आपका ऑप्शन होगा इसमें सी, ऑप्शन होगा सी। एक तो होगा शंट जनरेटर या फिर वाउंड कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन ए के अंदर सीरीज मोटर, शंट मोटर नहीं होगी, श्रेणी भी नहीं होगी, इसमें होगा ऑप्शन सी 124 के अंदर। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका 125। 125 में दिया गया है जो रोटर को डीसी आपूर्ति करता है उसे कहते हैं। देखो भाई क्वेश्चन 124 125 के अंदर देखो अगले ने दो ही चीज बदल दी, एक ही चीज बदली है। यहां सीधा पूछा गया कि एक्साइटर के रूप में काम में लिया जाता है, और यहां पूछ लिया गया भाई रोटर के ऊपर, रोटर को एक्साइटर देने के लिए किसको काम में लिया जाता है। तो इसके ऑप्शन सुनो 125 को यह रोटर को डीसी आपूर्ति करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, या किस क्या बोला जाता है? कन्वर्टर, उत्तेजक, इन्वर्टर या रेक्टिफायर। कन्वर्टर, उत्तेजक, इन्वर्टर व रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी नहीं होगा, इन्वर्टर होना नहीं है आपका। इन्वर्टर थोड़ी आपको इसको फील्ड को उत्तेजित करता है। अब ध्यान से सुनना, 125 में क्या है? ऑप्शन होगा आपका बी, जो रोटर को डीसी आपूर्ति देता है उसको बोलते हैं क्या? उत्तेजक, एक्साइटर उसको बोलते हैं। और वो कौन सा जनरेटर है? आपका शंट जनरेटर। कौन सा? शंट या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें रोटर जो डीसी जनरेटर में रोटर को डीसी आपूर्ति करता है, एक बात ध्यान रखना, जो रोटर को डीसी आपूर्ति मिलती है वो फील्ड को उत्तेजित करने के लिए दी जाती है। फील्ड कोई सी भी हो सकती है भाई, सीरीज हो सकती है, शंट हो सकती है, वो तो जनरेटर के ऊपर आप क्या डिपेंड रहेगा भाई, आप कौन से जनरेटर को उत्तेजक दे रहे हो या एक्साइटर से उत्तेजन कर रहे हो। ठीक है, तो जो रोटर को डीसी आपूर्ति करता है उसे कहते हैं एक्साइटर के नाम से जाना जाता है। और ये एक्साइटर के रूप में काम में लिए जाने वाला जनरेटर आपका शंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी आपका हो सकता है, या फिर बैटरी। बैटरी से भी आप फील्ड को उत्तेजित कर सकते हो। ठीक है, आज के क्वेश्चन इतने थे। 101 से लेके 125 तक के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। दोबारा सुनना, शिक्षा नगरी नाम के यूट्यूब चैनल है हमारा, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पेपर डाले हुए हैं, वहां से आप टेस्ट दे सकते हो। 250 प्लस क्वेश्चनों का पेपर ऑलरेडी तैयार हो गया। पेपर की लिंक आपको वहां से मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, कम्युनिटी के अंदर आपको डाली हुई है। शिक्षा नगरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्री मिलेंगे पेपर, वहां से आप देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत। अगले मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।